उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। यहां हमने वो मंच सजाया है जिस पर आपको आज दिन भर वो तमाम दिग्गज, वो तमाम योद्धा जो इस चुनावी समर में ताल ठोक रहे हैं, वो यहां इस मंच पर आएंगे, उनसे सीधे सवाल जवाब होंगे। तो भले ही तस्वीर 10 मार्च को साफ हो, लेकिन आज आपको ये जरूर पता लगेगा कि हवा किस तरफ की बह रही है। और इस मैदान में, इस युद्ध के मैदान में जो चुनावी समर है, उसमें एक बहुत अहम योद्धा हैं अखिलेश यादव जी, और वो हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे। पहला सेशन हमारा उन्हीं के साथ होगा, वो मौजूद हैं इस वक्त, बहुत स्वागत है उनका। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी निशांत और अभिषेक। लेकिन मैं निशांत और अभिषेक को मंच पर बुलाऊं और अखिलेश यादव के साथ ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े, उससे पहले आइए देखते हैं अखिलेश यादव के सामने इस चुनावी समर में बड़ी चुनौतियां क्या हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2022 में विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने की सबसे बड़ी सियासी चुनौती से दो चार हो रहे हैं। यूपी फतह के लिए अखिलेश यादव पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। ये झूठ के फूल वाले लोग हैं, ये झूठ का फूल है भारतीय जनता पार्टी, ये कागजी फूल है, ये कभी सुगंध पसंद नहीं कर सकते। उनकी रैलियों और रोड शो में भीड़ उमड़ रही है। क्या अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ वोट में बदलेगी? इस सवाल के बीच समाजवादी पार्टी ने आरएलडी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समेत आधा दर्जन पार्टियों से गठजोड़ किया है। क्या अखिलेश यादव के गठबंधन का गुलदस्ता उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ फैक्टर को चुनौती दे पाएगा? क्या गठबंधन दलों का वोट एक दूसरे को शिफ्ट होगा? अखिलेश यादव के सामने चैलेंज तमाम है। कई विधानसभा क्षेत्रों में सीट शेयरिंग पर सहयोगियों से पेच फंसा है। बावजूद इसके अखिलेश यादव पूरी ताकत से वापसी की कोशिश कर रहे हैं। उनके तर्कश में तमाम सियासी तीर और मुद्दे हैं। प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए उनके पास वादों की लंबी फहरिस्त है। हम समाजवादी लोग जब सरकार बना लेंगे तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की साइकिल को मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा पाएंगे? यूपी चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान का मुद्दा उछालना सियासी संयोग है या सत्ता का प्रयोग? सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। क्या अखिलेश यादव के दावों पर यूपी की जनता को भरोसा है, जिसके बूते फिर से प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी? ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन के मंच पर मौजूद होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश जी को कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन यह हमारा ऑनर है कि एक बहुत युवा नेता, एक बहुत बड़े नेता और एक ऐसे नेता जिनके जवाब सुनने को हर कोई आतुर रहता है, वो हमारे साथ आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम अपने सेशन की शुरुआत उनसे कर रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी प्लीज आइए और जोरदार तालियों से स्वागत करिए, प्लीज जोरदार तालियों से। थैंक यू वेरी मच। अखिलेश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला TV9 भारतवर्ष के लिए। और अपने सवाल की शुरुआत में कर रहा हूं कि
क्या असेसमेंट है? अब तो काफी सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, पिछली बार आपसे जो मुलाकात हुई थी उससे और अब में बहुत फर्क आ चुका है। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? जो माहौल दिखाई दे रहा है और आज बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए जब लोगों को मतदान करना है, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी दिखाई दे रही है। जिन्होंने 700 किसानों की हत्या कराई हो, जिनकी वजह से शहीद हुए हो, लखीमपुर जैसी जगह पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, वो लोग दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि दिल्ली के किनारे से जो चुनाव होने जा रहा है वो किसानों के हक सम्मान का चुनाव है, उनके मान सम्मान का चुनाव है। यही बेचैनी है कि दिल्ली में बैठक हो रही है, यूपी में इनके लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इनके लोगों की कुटाई हो रही है, पिटाई हो रही है, दौड़ाए जा रहे हैं, गांव में घुस नहीं पा रहे हैं। ये मैं कह सकता हूं कि जनता ने पूरा का पूरा मन बना लिया है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में कोई सरप्राइज नहीं होने वाला। जनता ने मन बनाया, समाजवादी लोगों को दोबारा लौटाएंगे, इसके गठबंधन के साथियों को लौटाएंगे। कोई सरप्राइज नहीं है, यूपी में सरप्राइज नहीं है। अगर कहीं सरप्राइज होगा तो अब गुजरात में सरप्राइज होगा, और इसलिए कि महात्मा गांधी के हत्यारों का सम्मान करने वालों को यूपी और गुजरात की जनता सजा देने का काम करेगी। पर अखिलेश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप निशांत के सवाल के जवाब में संख्या बता देंगे कि 400 के ऊपर वाली जो आप हमेशा बताते हैं। थोड़ा टाइम ले रहे हैं आज आप उसके लिए। अभी गठबंधन जो हो रहा है और गठबंधन की सीटें जैसे जैसे तय हो जाएंगी, मैं ये कह सकता हूं कि जनता मन बना करके बैठी है, और जिस समय परिणाम आएगा हो सकता है जनता 400 सीटें भी गठबंधन को जिता दे। और मैं इसलिए कहता हूं, आप पूरा उत्तर प्रदेश का इतिहास उठा लीजिए इलेक्शंस का, कभी विधायक पीटे गए हों, दौड़ाए गए हों और उप मुख्यमंत्री को अपमानित होना पड़ रहा है। अगर किसी के दुख के कार्यक्रम में शामिल होने गए, लेकिन महिलाओं ने कितना घेर लिया उनको, उनके पास जवाब नहीं है। आखिरकार ऐसा किसने देखा होगा चुनाव? इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, यहां कोई सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आने वाला। जो लोग दूर किसानों से नहीं मिलना चाहते थे, किसानों को न जाने क्या कहते थे, आतंकवादी कहते थे, किसानों को मवाली कहते थे, आज जाकर के गांव गांव गली गली घूम रहे हैं वो लोग। सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन इसीलिए है कि जनता ने अपना मन बनाया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को हटा करके भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। अखिलेश जी, लेकिन आप जब बोल रहे हैं कि उनको दौड़ाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, तो आपके भी तो ऐसे कई एमएलए हैं जिनका विरोध हो रहा है। जमकर आपका और आरएलडी के अलायंस का खूब विरोध देखने को मिल रहा है। वहां पर जो जाट हैं, आपने बोला दिल्ली में वो गए हैं, दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, वैलिड पॉइंट है, दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जो जाट नेता हैं वो आपके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट से बहुत नाराज हैं। उनका ये कहना है कि हमारे बीच जाटों को तवज्जो नहीं दी गई, जो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं उनको तवज्जो दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? विरोध तो हर तरफ हो रहा है। नहीं, आरोप तो ये लग रहा है कि मुजफ्फरनगर में हमने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा। सवाल किसी जात और धर्म का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता बदलाव चाहती है, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने बहुत सूझबूझ के साथ और बहुत तैयारी के साथ प्रत्याशी उतारे हैं। स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी संख्या में लोग टिकट मांग रहे हैं। मैं तो आज देख रहा हूं पार्टी कार्यालय में, जब चुनाव की तारीखें लोग फॉर्म भर दिए हैं, तब लोग आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, उनके फोन आ रहे हैं कि टिकट हमें भी दे दो। तो जहां तक आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन और पहले चरण का जो चुनाव है, तमाम चीजें जो हमारे और उनके बीच में थी सब खत्म हो चुकी हैं। प्रत्याशी मैदान में हैं और एक एक प्रत्याशी जीतने वाला है। पहले फेज से ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए दिल्ली में बैठक हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि यूपी के और खासकर जिस हिस्से से चुनाव शुरू हो रहा है उस हिस्से से ही सफाया होगा। और आते आते जब तक गाजीपुर और बनारस चुनाव आएगा तो आप देख लेना, न जाने कहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी। आप वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं माइक्रो लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जैसे गुलाम मोहम्मद जो हैं उनका काफी विरोध हो रहा है सिवाल खास में, बागपत में अहमद हमीद का विरोध हो रहा है, ये सब आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये शुरुआती दौर था जिस समय टिकट दी जा रही थी।
अब नॉमिनेशन वगैरह हो गए हैं, एक दूसरे को जो बात समझानी थी समझा दिया है। अब सीधा लक्ष्य ये है कि मतदान की तैयारी कर रहे हैं सब लोग। आप देखिए सिवाल खां से कोई खबर नहीं आ रही अब नहीं, लेकिन अगर कोई खबर आ रही हो आप तो बताइए। लेकिन अमित शाह जी के साथ जाटों के मिलने की तो खबर आ रही है। नहीं, वो इसलिए मिलने वाले जिन लोगों ने किसानों को आतंकवादी कहा हो, जिन लोगों ने किसानों को मवाली कहा हो, जिन लोगों ने किसानों के लिए कील लगाई हो, जिन किसानों के लिए बोल्डर्स लगाए गए हों, अगर ट्रैक्टर लेकर के निकलता था तो ट्रैक्टर को जाने नहीं देते थे, पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं भराने दे रहे थे। आज क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हीं किसान भाइयों को बैठ करके उनके लिए रो रहे हैं आप? किसान जानता है ये धोखा है, किसान पूरी तरीके से समझता है कि चुनाव आ गया है, इसलिए इनकी भाषा और व्यवहार बदला है। लेकिन किसान इस बार मतदान कर करके इनको सबक सिखाएगा। पर अखिलेश जी एक बात बताइए, आप बार बार ये कह रहे हैं कि किसान ये जानता है और उनके साथ में धोखा हुआ, और आप लगातार ये मुद्दे उठा रहे हैं। आप किसान की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं, तो मुझे एक बात समझाइए, ये सारी बात जब आप करते हैं तो आपकी जो बस चल रही थी लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे चल रही थी और ये सब मुद्दे आप उठा रहे थे, ठीक है, वो अचानक कराची की ओर क्यों मुड़ गई? आप पाकिस्तान और जिन्ना का नाम लेने लगे, तो ये डायरेक्शन अचानक क्यों चेंज कर दिया आपने, जब यही रास्ता सही रास्ता था? तो ये कुछ स्ट्रेटजी थी क्या इसके पीछे? नहीं, ये स्ट्रेटजी बीजेपी की है, पूरी बात ना दिखाना। मैं भी जब देख रहा था तो आपने स्पीच का एक हिस्सा दिखाया, उसके आगे का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया? अगर एक ही स्कूल में पढ़े हुए लोग दो दिशाओं में चले जाएं तो क्या ये नहीं दिखाई देता? एक तरफ जहां सरदार पटेल थे, देश को एकजुट करना चाहते थे, कौन नहीं जानता, रियासतों को खत्म कर दिया, वो बात क्यों नहीं दिखाई जा रही है? हिस्सा क्या दिखाया जा रहा है कि एक ही संस्था में पड़े हुए लोगों की दो दिशाएं, एक देश को बांटना चाहते हैं, एक देश को जोड़ना चाहते हैं। नहीं, पर अखिलेश जी, ना बीजेपी इतनी भोली भाली है और ना आप इतने भोले भाले हैं कि आप ये समझे ना कि आप पाकिस्तान और जिन्ना का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बीजेपी उसका क्या करेगी? क्या ये आपको नहीं पता होगा? सवाल ये नहीं है, ये सहूलियत, ये प्रिविलेज अगर किसी पार्टी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है कि वो कैसे भी किसी का स्टेटमेंट ट्विस्ट करा सकते हैं। ये प्रिविलेज किसी और दल के पास नहीं है। किसी के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करने का अगर किसी के पास आसान तरीका तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पहले बनाए हुए सीडीएस की बात नहीं मानता? क्यों इन्होंने उन्हीं के भाई को उत्तराखंड में चुनाव लड़ा रहे हैं? क्यों उन्हें सम्मान दे रहे हैं आप? इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि अगर देश का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो पहले चीन दुश्मन है और नंबर 2 पर पाकिस्तान दुश्मन है। क्या सीडीएस की आप बात नहीं मानोगे? नहीं, पर अखिलेश क्या पहले सीडीएस जो भारत के बनाए गए भारतीय जनता पार्टी के हैं, बताओ, आप नहीं कहना मानोगे? आप मुझे बताइए, जो सीडीएस बने पहले भारत के, क्या उनके स्टेटमेंट या उनकी बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे? लेकिन हम स्वीकार अगर आप स्वीकार करोगे तो क्या स्टेटमेंट था? क्या स्टेटमेंट था ये बताइए। एक मेरा काउंटर ले लीजिए। आपकी सारी बातें अखिलेश जी, आपकी बात मान ली, सीडीएस की बात मान ली, लेकिन एक बात बताइए, नहीं, इसकी जरूरत अभी क्या पड़ गई? अभी इसकी जरूरत क्या है? इससे आगे आपको नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, मैं केवल अपने लिए नहीं, इस देश के लिए ये बात आपसे कहलवाना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? और न केवल वो, देश के बहुत सारे रक्षा मंत्री, उसमें नेताजी भी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इन तमाम लोगों ने क्या कहा ये मैं आपसे सुनना चाहता हूं। आप जो कह रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कहा। आप अभी मेरी बात सुन लीजिए। आपने एक शब्द का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूं ना। आपने अखिलेश जी, सीडीएस जी का क्या रिकॉर्ड पे कह रहे हैं? आपने जो पॉइंट रखा, ठीक है, कि बिपिन रावत जी ने कहा कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, इसलिए आपने कहा चीन दुश्मन नंबर 1 है। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, ऐसे देश में तमाम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। किसी ने अमेरिका और यूरोप पे भी कहा। यूपी के चुनाव में आप अमेरिका, यूरोप, चीन, पाकिस्तान की बात करेंगे? जो इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार थे, उन्होंने पहले इकोनॉमी की बात की। वो आप भी नहीं जानते, वो पत्रकार जानते होंगे, उनके रिकॉर्ड पर होगी चीज। जब उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की और अर्थव्यवस्था के साथ साथ मैंने ये जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यूपी की होगी। और उससे पहले मैंने याद दिलाया कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। आज ये बताइए, हमारी अर्थव्यवस्था को चूना कौन लगा रहा है? यही लोग हैं जो कहते थे कि हम मेक इन इंडिया करेंगे, डिजिटल इंडिया करेंगे, भारत में चीजें बनेंगी। और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में सस्टेनेबल गोल्स को
अचीव करने के लिए 48 घंटे तक विधानसभा चली है। अधिकारी सोना चाहते थे, कर्मचारी सोना चाहते थे, लेकिन रात भर जगे और सस्टेनेबल गोल्स पर बहस हुई। क्या सस्टेनेबल गोल्स अचीव किए गए? आज हेल्थ सेक्टर में क्या हालत है, भूखमरी में हम कहां हैं, गरीबी में हम कहां हैं, अभी कुछ दिन पहले आया भ्रष्टाचार में हम कहां खड़े हैं दुनिया में। तो जब इन सवालों पर बात हुई तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कोई खा रहा है तो वो चीन खा रहा है। और मैंने वो याद दिलाया उन्हें कि जिस समय WTO के एग्रीमेंट्स हुए थे, जिस समय WTO के एग्रीमेंट्स हुए थे, चीन के लगभग 2000 अधिकारी जनेवा में जाकर के ये परीक्षण कर रहे थे, ये एग्जामिन कर रहे थे कि दुनिया में किस किस देश में किस किस चीज की जरूरत है, किस देश के कैसे कानून हैं। चीन ने वो बातें समझी, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज चीन की वेल्थ अमेरिका से आगे क्या चली मैं गई। ये समझ सकता हूं? आप बात पूरी खत्म होने दी। okay. तो जब ये बात कही तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के मामले में और सीमा के मामले में हमें चीन से सावधान रहना पड़ेगा। मैंने क्या गलत कहा? अगर इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसा अखबार कुछ अपनी खबर को चटपटा बनाना चाहे, ठीक, और वो स्टेटमेंट क्या लगाए, तो इसके लिए मैं दोषी नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कहां पहुंच गई और आज हम चीन से इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, क्या हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं कि नहीं। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने लिख करके दिया था, जब प्रधानमंत्री जी ने सुझाव मांगे मुझसे, तो हमारी पार्टी के आदरणीय रामगोपाल यादव जी गए और उसमें सबसे पहला सुझाव दिया था कि लिप्पू लेक से लेकर के ग्वालियर तक सड़क 6 लेन बननी चाहिए, क्योंकि इसके किनारे हमारी सभी डिफेंस की चीजें हैं। आपका ग्वालियर में डिफेंस एयरफोर्स का सेंटर है, आपका फतेहगढ़ में आर्मी का सेंटर है, बरेली में है, रानीखेत में है। तो अगर हमें चीन से कहीं मुकाबला करना पड़ेगा तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तैयार है? तो सवाल यह है कि बात आधी अधूरी कही गई, पूरी बात क्यों नहीं कही गई? आपने इसमें पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया, लेकिन क्या आप ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश के जैसे भी हालात होते हैं, जो भी चीजें आती हैं, और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आ रही है जब मैं ये बात बोल रहा हूं, तो क्या ये संभव है कि आप चीन के ऊपर यूपी स्पेसिफिक डिपेंडेंस खत्म कर देंगे? देखिए, सवाल इतना बड़ा मत करिए। मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो दुनिया के तमाम देशों के बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी लोग बना करके दिखाएंगे, और एग्जाम्पलरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। मैं कोई बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। क्या कोई कल्पना कर सकता था? मैं आपसे कहता हूं, समाजवादियों का अगर विजन नहीं होता तो क्या प्रधानमंत्री हरकुलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उतर गए होते? मैं कहता हूं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेस पे क्यों उतरे? क्योंकि समाजवादियों का विजन था। आप देश के किसी और कोने में क्यों नहीं उतर पाए? आपने गुजरात में क्यों नहीं बनाया ऐसा एक्सप्रेस वे? क्या योगी जी की देन है? और योगी जी की देन नहीं थी, इसीलिए उन्हें पैदल पैदल चलना पड़ा था। नहीं, पर अखिलेश जी मेरी बात, अखिलेश जी मेरा सवाल सुन लीजिए। हुआ क्या कि सवाल मेरा पूरा हो नहीं पाया, आप पूरा सुन लेंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। नहीं, मेरा जवाब नहीं सुनना चाहते। जवाब मैं सुन रहा हूं आपका, मेरा सवाल भी सुनिए ना। लोकतंत्र दोनों ओर से है। मेरी बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि बीजेपी ट्विस्ट करने में माहिर है, उसने ट्विस्ट कर दिया, तो हो गया ना खेल, ट्विस्ट कर दिया बीजेपी ने। और आप, वही मैं कह रहा हूं कि आपको क्या, आप मतलब आप भी बड़े सुलझे हुए पुराने पॉलिटिशियन हैं, आपको नहीं मालूम था कि आप पाकिस्तान का जिक्र अगर कर देंगे तो खेल हो जाएगा? तो आपने मौका क्यों दिया? ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और देश के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोल सकती है। जो अपने संकल्प पत्र पे काम न कर रही हो, जिन्होंने ये कहा हो कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे आपके अकाउंट में, जिन्होंने ये कहा हो देश के सामने कि नोटबंदी के बाद काला धन नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, जीएसटी के बाद व्यापार को सहूलियत होगी, सरलीकरण होगा व्यापार का। आज बताइए क्या ये सब कुछ हो गया? तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अच्छा, ये आपने बात बोली, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी चीजें गलत बताई। क्या आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपके ऊपर नजर काफी रख रहे हैं? अब वो बड़े पर्सनल अटैक पर आ गए। वो बोलते हैं 12 बजे सो के उठते हैं, कोई ट्यूटर आता है, पता कैसे चल जाता है उनको ये सब? हम तो बहुत साधारण सी बातें जानते हैं कि जो खिसिया जाए और जो पहलवान हारने लगे, वो पहलवान क्या करता है? जो पहलवान हारने लग जाए तो वो क्या करेगा? और देखिए आप, पलायन मुख्यमंत्री जी का कैसे किया बीजेपी ने। जो कोई मथुरा मांग रहे थे सीट, फैजाबाद की सीट मांग रहे थे, अयोध्या मांग रहे थे, वहां पर
प्रयागराज में कोई सीट मांग रहे थे। कितना अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने उनका पॉलिटिकल पलायन करा कि उन्हें उनके घर भेज दिया गोरखपुर। जब यहां रहिए, और लोगों को पता है कि मुख्यमंत्री जब यूपी में, लखनऊ में नहीं रह रहे हैं, अब गोरखपुर में रह रहे हैं। जो चुनाव से पहले गोरखपुर चला गया हो, अभी तो जनता ने मतदान नहीं किया, मतदान कर करके इन्हें गोरखपुर भेजेंगे। निशांत ने जो पूछा है अखिलेश जी, उसमें एक चीज और जोड़ दूं। आप रहते हैं विक्रमादित्य मार्ग पर, वो रहते हैं कालिदास मार्ग पर। अगर आपका अलार्म भी बजेगा तो वहां सुनाई नहीं पड़ेगा। उन्हें खबर कैसे हो जा रही है आप उठते कितने बजे? मैंने आपसे कहा कि उनका कोई प्राइवेट नंबर दे दो, जिससे जैसे ही मैं उठूं उनको फोन करके बता दूं कि मैं उठ गया हूं। ये ऑफर है आपकी ओर से? हाँ, ये ऑफर नंबर है। दे दें और कहें कि कल से मैं उनके जो ऑपरेटर हैं उनको बता दिया करूंगा। लेकिन सहूलियत मेरे लिए होगी कि ऑपरेटर की बात खत्म हो जाए, हम सीधे बोल दिया करेंगे उन्हें। या अपना व्हाट्सएप नंबर अगर चलाते हो तो व्हाट्सएप भेज दें, सुबह मैं गुड मॉर्निंग कर दिया करूंगा। आप दोनों की बातचीत होती है? वो तो कहते हैं मैं फोन करता हूँ, उठते नहीं है। केवल एक दूसरे के जन्मदिन पर एक दूसरे को बधाई, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि उन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, उन पर भरोसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें किसी चीज की परवाह नहीं है। पर आपको हिचकी तो आती होगी, रोज याद करते हैं आपको? रोज एक ट्वीट उनका सुबह सुबह आता है, आज भी आया है आपके लिए, मैं बताऊं क्या? वो इसलिए याद कर रहे हैं कि उन्होंने जितने बुरे काम किए हैं, लोगों को जितना सताया है, अब वो जाने वाले हैं, अब उन्हें नींद कैसे आएगी? अच्छा, आपने अभी कितना अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, सोचिए आप। किसानों के ऊपर कितना अन्याय हुआ है, किसानों की और छात्र नौजवानों पे कितना अन्याय हुआ है। कोई छात्र नौजवान यहाँ आया होगा अपने हक और सम्मान के लिए, उसे लाठी मार करके भेजा। आप देखिए अभी इलाहाबाद में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्या व्यवहार किया है नौजवानों के साथ। बट से उनको मारा गया, उनके दरवाजे तोड़े गए, दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। गलती है सरकार की, गलती है मिनिस्टर की, और अपमानित हो रहे नौजवान। यही यूथ एक एक वोट डाल करके बूथ पर हराने का काम भारतीय जनता पार्टी को करेगा। आपने मुख्यमंत्री जी के लिए बोला कि वो गोरखपुर चले गए, फिर उनको विदा कर दिया जाएगा। अभी उन्होंने आपके ऊपर एक और टिप्पणी की थी। मैं चाहता हूं ये जो उनका पर्सनल अटैक है, ये मामला खत्म ही हो जाए एक बार आपकी तरफ से। वो कहते हैं कि आप करहल इसलिए गए क्योंकि वहां पर एक जाति विशेष का वोट ज्यादा है। जब आप उनको होम टर्फ पे भेजने की बात कर रहे थे कि वो होम टर्फ पे गए, तो आप भी तो होम टर्फ पे गए, वो ये कह रहे हैं। इन्होंने जाति जनगणना कब कर ली? पूरा देश के जितने पिछड़े दलित हैं और ज्यादा से ज्यादा सब चाहते हैं जाति जनगणना हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कब जाति जनगणना कर ली? ये जाति जनगणना कब कर ली? करहल में कितने लोग रहते हैं? उन्हें दुख इस बात का है कि करहल की जनता ने नेताजी को और समाजवादी पार्टी को और वहां के विधायक को हमेशा जिताने का काम किया है। ये ऐसी विधानसभा है जहां पर पूरा का पूरा समाजवादियों का के लिए समर्थन है और हर वर्ग के लोग समर्थन दे रहे हैं। और इसलिए मैंने करहल तय किया है, कम से कम उनसे पहले हमारा मतदान हो जाए, उनसे पहले हम आगे चले जाएं। अखिलेश जी, का से करहल आता है और का से कैराना आता है। अखिलेश यादव करहल के मुद्दे पर तो बड़ा खुल के बात करते हैं, पर कैराना का सवाल आते ही आप फिर शुरू कर देंगे वो बिजली इतनी और हमारा हाईवे इतना और हमारा पानी इतना। खुल के बोलिए ना कैराना पर, क्यों हिचकते हैं आप कैराना पर? वो आपसे लगातार कैराना पर सवाल कर रहे हैं। आप बस इतना बता दीजिए, कैराना में जो पलायन की स्टोरी बताई जा रही है वो सच्ची है या झूठी, ये क्लियर कर दीजिए। क्या देश के होम मिनिस्टर वहां से 100 किलोमीटर ऊपर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उत्तराखंड के 1000 से ज्यादा गांव खाली हैं, वहां से पलायन हुआ है और उत्तराखंड ने बाकायदा एक कमीशन बनाया था और ये जानकारी हासिल की आखिरकार पलायन क्यों हुआ था। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि केवल उन्हें कैराना का याद आ रहा है, और कैराना में जहां पर हुआ था, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले सूची जारी की थी वो खुद रो करके क्षमा मांग चुके हैं कि उन्होंने जो सूची दी थी वो गलत सूची दी थी, वो सूची ठीक नहीं थी। और जहां तक पलायन का सवाल है, जो उस समय जारी की गए थे नाम, वो भारतीय जनता पार्टी ने सब फर्जी नाम जारी किए थे। तो आपकी अगर भारतीय सरकार, जनता पार्टी से ज्यादा फर्जी काम कोई नहीं कर सकता। तो इसी पे एक चीज जोड़ दूंगा अखिलेश जी, अगर आप इतने कन्विक्शन से कह रहे हैं फर्जी नाम था, तो अगर अखिलेश यादव की सरकार आती है इस बार, मैं अगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी 10 मार्च दूर है, तो अगर सरकार आती है आपकी,
तो जांच करेंगे आप इस फर्जीवाड़े मैं जानता जो हूं, आपके मुताबिक जो मैं फर्जीवाड़ा है? जानता हूं आप भी अगर मजबूरी में डाल रहे हैं, सरकार आ रही है। नहीं, मैं तो अगर कहूंगा ना, मैं सर्वे नहीं कर रहा हूं कोई, मैं तो सवाल कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि अगर आपकी सरकार आती है, चलिए मान लिया 20 गणित के सवाल ने मान लेते हैं x= इतना, y= इतना, मान लिया आपकी सरकार आ गई, आप क्या जांच कराएंगे इस फर्जीवाड़े की, कैराना की, जो आप जिक्र कर रहे थे अभी ऑन रिकॉर्ड? ये बात आप कहने को तैयार हैं? जो लोग, इसकी जांच पहले भी हो चुकी है, जो सूची जारी की गई थी उस समय के जो वहां के विधायक थे, वहां से संबंध रखते हैं जिले से, उन्होंने सूची दी थी एक, और सूची की जांच हुई थी, उसमें ज्यादातर नाम फर्जी निकले थे, और जो लोग गए थे वो अपने किसी कारण गए थे वहां छोड़ करके। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं आपकी सूची कहां है, और जो पॉलिटिकल पलायन होने जा रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल पलायन कराएगी। पॉलिटिकल पलायन होने जा रहा है, और जहां पलायन का सवाल है, उत्तराखंड में 1000 गांव खाली हो गए। 1000 गांव, छोटा मोटा आबादी नहीं हट गई वहां से, 1000 गांव हट गए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि कैराना की बात अगर की जा रही है तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि बार बार वहां पे मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप एक ऐसे कैंडिडेट को उसके पीछे उसके स्टैंड बाय कर रहे हैं जिसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, आप ऐसे कैंडिडेट को प्रमोट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल कंपल्शन है या क्या है? अभी तक जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई थी, मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं था, एक भी मुकदमा मेरे ऊपर नहीं था। लेकिन जिस समय मैं किसानों के आंदोलन में शामिल होने जा रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझ पर मुकदमा लगा दिया। जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, आप जानकारी करिए कि किसने मुकदमे लगाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमे लगाए, और वो मुख्यमंत्री जिन पे खुद पे मुकदमे हैं, खुद की मुकदमे वापस लिए। उनकी भाषा देखो, ठोक दो। ये भाषा किसी मुख्यमंत्री की हो सकती है? न जाने कितने झूठे मुकदमे लगे, और उसका परिणाम क्या है देखिए। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने किसी को नोटिस दिए तो उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए। यह है कानून व्यवस्था, ये काम करने का तरीका। लेकिन ये सरकार वो है जो झूठे मुकदमे लगवाती है। यहां पर जितने छात्र नौजवान आए, जितने लोग अपना हक सम्मान मांगने आए, बताइए उन पे हैं मुकदमे के नहीं है? 69,000 वालों पे मुकदमे हैं। न जाने कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे लगा दिए सरकार ने। जो नौकरी मांग रहे हैं उन पे धारा है। अभी इलाहाबाद में जो आंदोलन हुआ है, आप पता करिए कैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे लगा दिए गए। तो ये सरकार है, मनमानी कर रही है सरकार, इसीलिए जनता इस सरकार को हटाना चाहती है। अखिलेश जी, अभी निशांत ने एक नाम लिया नाहिद हसन का, और आपने बड़ा एक कन्वीनियंट जवाब दिया कि ये सब सरकार ने लगाए हैं। अब मैं और पीछे जाता हूं, मुहर्रम अली पप्पू 2014 के मुकदमे हैं, मदन भैया कितने पुराने मुकदमे हैं। तो चलिए नाहिद हसन पर आपकी सही, इन सारे नामों पर, हाजी यूनुस, मुहर्रम अली पप्पू, मदन भैया, इन पर आखिरकार क्यों आपने सहमति दे दी? इन पे क्या व्यवस्था थी आपके सामने? ये नाम तो आपने बोल दिए। आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर क्या क्या मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री पे मुकदमे क्या थे? क्या उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया? आज 82 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर धारा और मुकदमे लगे हुए, 82 लोग हैं। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई पार्टी में विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी में है। नहीं, पर ये तो नई हवा है, नई सपा है, उनसे तुलना क्यों? अगर वो कर रहे हैं ऐसा काम तो आप भी करेंगे। जिस व्यक्ति से लड़ना है, जिस व्यक्ति से लड़ना है वो कैसा व्यक्ति है देखिए आप वहां पर। वैसे हथियार चुनने पड़ेंगे। और कई बार ऐसे लोग भी हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन पर झूठे मुकदमे लगे हैं। नहीं, लेकिन आप क्या ये कहना चाहते हैं जो अभी राजभर साहब ने कहा कि AK-47 का जवाब AK-47 से ही देंगे? क्या ये आप उस लाइन को टो कर रहे हैं? ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कई बार इन पर झूठे मुकदमे भी लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आप समाजवादी पार्टी का तो कह रहे हैं, आरएलडी के जो प्रत्याशी उनका कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप क्या है? और जो वहां से विधायक है, याद कीजिए जब किसान आंदोलन कर रहे थे वो विधायक क्या करने गया था? दिल्ली में जो दंगा हुआ उसमें क्या नाम नहीं आ रहा था?
तो कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी बढ़ावा दे रही है ऐसे लोगों को। आपका ये जवाब सुन करके मुझे चाचा अमर सिंह का वो शेर याद आ रहा है कि सितम तुम करोगे सितम हम करेंगे, करम तुम करोगे करम हम करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये कह रहे हैं क्या आप? ये वो लोग हैं, अभी तक कोर्ट से इनके कन्विक्शन नहीं हुआ है। आप मुकदमा किसी पे भी लगा सकते हैं, जब ये सरकार वाले लोग हम पर मुकदमा लगा सकते हैं जिस पर कोई मुकदमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमे फर्जी लगाए हैं। आंदोलन में जो भी लखनऊ आया सब पर मुकदमे हैं। अच्छा, उनकी फिर सरकार आती है तो मुकदमे खत्म हो जाते हैं? सब पे मुकदमे हैं। तो सरकार, अपनी सरकार आई तो मुकदमे खत्म, उससे पहले सब फर्जी। आप मुझे बताइए, जो छात्र नौजवान यहाँ आंदोलन करने आए उन पे इतनी गंभीर धाराओं में क्यों लग गए मुकदमे? पॉइंट टेकन, लेकिन मैं आपके नेताओं की बात कर रहा हूं। मैं आपके नेताओं की आपके लोकल जर्नलिस्ट हैं, इनसे पूछिए कि 69,000 वाले बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे उन पे बताओ कैसी कैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं, कितना पीटा गया यहाँ पर। आपको वो भूल गए क्या? सर आप मुझे ये बताइए। मैं तो खुशी दुबे की भी बात करता हूँ, एकदम ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ कुछ चीजों और वो चला भी, आपके नेता कह रहे हैं अखिलेश जी वो चला भी, ऐसा नहीं कि वो रिपोर्टेड नहीं हुआ। जो हमारे नेता हैं अगर वो हैं कहीं तो कोर्ट ने तो अभी नहीं दिया है। आजम खान साहब पे कितने मुकदमे लग गए? आजम खान साहब पर आप बताइए, आजम खान साहब पर क्या मुकदमे लगे हैं? किसने लगाए हैं? उस कप्तान ने लगाए हैं जिस कप्तान के ऊपर खुद जांच चल रही है। खुद जांच चल रही है, क्या नई जांच चल रही है उन पर? और उस डीएम ने मुकदमे लगवाए जिस डीएम ने केवल ये कहा है कि हम रुके रहें, हमें वापस अपने कैडर में ना जाना पड़े। क्या उसने नहीं लगाए मुकदमे? क्या पुलिस कप्तान अभी फरार है कि नहीं है? आप बताइए, पुलिस कप्तान फरार है कि नहीं फरार है? आप जो कहना चाहते हैं, क्या उसका मतलब यह है कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में रहती हैं तो मुकदमे लगना एक ट्रेंड बन गया है? नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप इस ट्रेंड को सरकार की बदलेंगे? नीयत क्या है? आप इस ट्रेंड को बदलेंगे? सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत क्या ये है कि सरकार के खिलाफ अगर आप कोई आवाज उठाओगे तो आप पर मुकदमा होगा, और इसीलिए इनको अपमानित होना पड़ रहा है जनता के बीच में। क्या किसान आंदोलन में जो लोग शामिल थे, आपको पता है कि कौन सी धाराएं लगी उनके ऊपर? आप बताइए, जीप से कुचल दिया गया किसान, धाराएं क्या लगाई हैं किसानों पर? जो होम मिनिस्टर है देश की सरकार में, स्टेट होम मिनिस्टर है, उसके बेटे पे आरोप है। आप किसानों पे क्या आंदोलन लगाए? कल की मीटिंग के बाद आप किसानों का नाम मैं देख रहा हूं इस इंटरव्यू में कई बार ले रहे हैं। सवाल वो नहीं है। आप ये बताइए कि लखीमपुर में किसानों पर क्या मुकदमे लगे हैं? क्या मुकदमे लगाए किसानों पर? जो आंदोलन करने गए, आप बताइए उन्हें अपमानित होना पड़ा कि नहीं होने पड़ा अपमानित? अखिलेश जी, अभी निशांत ने एक नाम ले लिया था, मुकदमे वहां भी लगे हैं, खुशी दुबे। तो जरा आज खुल के बोल दीजिए, खुशी दुबे पर जो मुकदमा लगा है उस पर आपकी राय क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी सरकार आती है तो आपका कदम क्या होगा खुशी दुबे के मामले पर? खुशी दुबे की मां अगर समाजवादी पार्टी पर यह कहेगी कि हमारी बेटी पर मुकदमे गलत हैं, तो समाजवादी पार्टी विचार कर करके, जांच कर करके जो न्याय होगा वो न्याय दिलाने का काम करेगी। पर उनकी मां तो ये भी उन्हीं को न्याय नहीं, जो 8 शहीद हुए हैं सिपाही, बताओ इस सरकार ने क्या वादा किया था? इस सरकार ने वादा किया था, क्या सरकार ने वादा पूरा कर दिया? आज मुख्यमंत्री जी आ रहे होंगे, आप उनसे पूछिए कि वादा पूरा हो गया कि नहीं हो गया। अखिलेश जी, एक बात चूंकि आप जो कह रहे हैं उससे मुझे अगला सवाल सूझ जा रहा है। आपने कहा खुशी दुबे की मां अगर कह देगी तो, एक चीज वो कह चुकी हैं कि समाजवादी पार्टी टिकट दे, मैं लड़ना चाहूंगी। इस पर क्या राय है आपकी? आप क्या देंगे टिकट? मेरी जानकारी में नहीं है कि वो टिकट कहां से मांग रही हैं। ऑन रिकॉर्ड कहा? मेरी जानकारी में नहीं है कि वो टिकट कहां मांग रही हैं। विचार करेंगे क्या आप? मेरी जानकारी में नहीं है कि टिकट कहां से मांग रही हैं, और अगर टिकट मांग भी नहीं होंगी तो मैं कांग्रेस से कहूंगा कि टिकट उन्हें दे दें। इस कांग्रेस दे दे, क्योंकि मेरी टिकट दे चुका हूंगा वहां पर। मुझे लगता है वो कानपुर से टिकट मांग रही है, कानपुर किसी विधानसभा से टिकट मांग रही होंगी, लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया हुआ है। आप इस विषय पर जो लिस्ट की बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल यह है, डीएसपी जियाउल हक की सरेआम हत्या के मामले में आरोपी रहे गुलशन यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के कुंडा से उम्मीदवार बनाया, और जो दूसरे प्रत्याशी वो क्या है? सर 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव नहीं बना सकते। नहीं, लेकिन क्या इसी ने हत्या की थी क्या? सर आप एक हाई मॉरल अखबार ग्राउंड की खबर पर आप ये बोलोगे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे दीजिए। आप अखबार की खबर पे ये बोल देंगे? अगर गलत है तो बता दीजिए आप। नहीं, अगर खबर अखबार के उस पर बोलेंगे आप
तो अखबार पर तो कुछ भी चला सकता है। आपके फैक्ट्स अखबार पर क्या? ये बताइए, आपने टिकट नहीं लेने से मुझे पहले ये सोचा बताइए, मुझे ये बताइए, आप अखबार की खबर पे बोल रहे हैं ना आप, तो अखबार की खबर पे ये था कि जो इत्र व्यापारी पकड़ा गया था वो समाजवादी इत्र बनाने वाला था। क्या सच्चाई है आपके पास? क्या आप जानते हैं उसके बारे में जो घटना हुई है? जो प्रतापगढ़ की कुंडा की घटना है वो क्या घटना है बताइए आप। तो आप नहीं मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या घटना है वो बताइए आप मुझे ये बताइए इस खबर पर नहीं मैं ये खबर नहीं, मैं आपसे अपना अखबार कोई फर्जी खबर हो, आप कोई फर्जी व्हाट्सएप पर उठाकर मुझे, अखिलेश जी नहीं गलत बात, आप मुझे ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए आप। अखिलेश जी मुझे पहले ये बताइए क्या घटना थी कुंडा की, बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो सीधे सीधे हमारे पास समाज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुंडा की घटना क्या थी, बताओ किन की जान गई है, बताओ आप। क्या आप जानते हो जान किसकी गई है? बताइए आप बताइए ना। नहीं आपने सवाल बताया ना, गलत बात। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे मैंने आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, लेकिन तो फिर आप बता दीजिए। नहीं गलत बात, ठीक है, मैं घटना नहीं बताऊंगा। आई स्टैंड करेक्टेड, नहीं बता दीजिए आप। नहीं मैं घटना नहीं बताऊंगा, मुझे आप ये बताइए, नहीं मुझे ये बताइए कि जो घटना थी उसमें सबसे ज्यादा जान किसकी गई, क्या घटना थी? आपको जानकारी नहीं है कुछ, केवल एक खबर निकल आई उसके बारे में आप बोल रहे हैं आप, और इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव है। अखिलेश जी नहीं आप इसलिए बोल रहे हैं कि वो यादव लड़ रहा है, और मैं जानता हूं कुंडा की जनता न्याय देगी और इस बार वहां से हारेंगे। मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं, इस बार समाजवादी पार्टी वहां जीतने जा रही है, याद रखिए। अखिलेश जी मेरा सवाल जो है दूसरे प्रत्याशी पे जिसका आपने जिक्र किया अभी, आपका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा, आपने पूछा कि वो कौन, नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आप नाम ले लेंगे, आपसे पूछा गया, आप प्रतापगढ़ ही शायद गए थे, तो आपने पूछा वो कौन, बड़ा चर्चा में रहा कि आपकी सरकार में कैबिनेट मंत्री और आप कह रहे हैं वो कौन, तो इस वो कौन के पीछे का रहस्य क्या है? अगर वहां का पत्रकार बार बार कोई सवाल पूछेगा जिसका मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं तो मुझसे क्या उम्मीद करेगा वो पत्रकार? नहीं पर क्यों नहीं देना चाहते हैं? आपके साथ रहे हैं, मंत्री रहे हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति तो माफिया है, क्या आप कुंडा के जिनका नाम नहीं रहा, क्या माफिया बोल सकते हो आप? क्या आपकी हैसियत है बोलने की? नहीं आप बोलेंगे माफिया, आप बोलेंगे माफिया, नहीं आप बोल सकते हैं। आपने सरकार में क्यों रखा? आपने सरकार में क्यों रखा अखिलेश जी? आपकी हैसियत है बोलने की? आप माफिया बोलेंगे उसको, आपने सरकार में क्यों रखा? आपकी हैसियत है माफिया? आप बोलिए ना, आपने तो सरकार में रखा उनको। पत्रकार कुछ भी बोल दें, आपके सरकार में थे वो, He was part of your government. खाद्य एवं रसद मंत्री थे, मैंने सरकार से खाद्य एवं रसद मंत्री थे, मैंने सरकार से उनको हटाया रखा भी, और रखा तो आपको बैकग्राउंड पता होगा उनको, उन्हें हटाया, और अगर आपकी हैसियत है तो बोल के दिखाइए माफिया। नहीं मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, अगर आपकी हैसियत है तो माफिया बोल के दिखाइए, जिस तरह और तरह को माफिया बोलते हो आप। नहीं मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ, आप बोलिए जौनपुर में जो क्रिकेट खेल रहा था वो माफिया बोल सकते हो आप? आपकी हैसियत हो तो बोल दो। क्यों नहीं बोल सकते हैं? आप बोल के दिखाइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलिए। उनपे माफिया के आरोप हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, गलत बात। मैं इसको आपकी अगर हैसियत हो तो बोल के दिखाइए। नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ना। क्या बोलिए? बोलिए। मैंने बोला तो क्या बोलिए? आप नाहिद हसन पर बोलिए, आप बोल के आप दिखाइए। मुख्तार अंसारी पर बोलिए, आप मोहर्रम अली पप्पू पर बोलिए, आप मदन भैया पर बोलिए, जो होगा मैं बोल रहा हूँ आप भी बोलिए, हम दोनों मिलकर बोलेंगे। करेगा। हम दोनों मिलकर बोलेंगे अखिलेश जी। आप लोग जानबूझ करके उन सवालों को उठा रहे हो कि उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के बात नहीं करना चाहते आप। मैं आपसे विकास पे सवाल पूछता हूँ, कोई सवाल आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सड़क ऐसी बनाई हो, कैंसर इंस्टीट्यूट 5 साल से खाली पड़ा हुआ, क्यों नहीं चल रहा कैंसर इंस्टीट्यूट? मुझे, अगर हम लोग विकास की बात कर रहे हैं तो मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, और ये बड़ी देर से हम लोग सोच रहे थे। एक तरफ ये जिस तरीके से कैंपेनिंग चल रही है, आपकी कैंपेनिंग है, दूसरी तरफ उनकी कैंपेनिंग है, वहां पर बहुत सारे स्टार कैंपेनर्स हैं, पूरा उनका रिसोर्सफुलनेस है, सब कुछ है उनके पास, दूसरी तरफ आप हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? हमारी पार्टी अपने कामों को लेकर के जाएगी। और अगर कामों की बात की जा रही है तो क्या मैं ये समझ सकता हूं आपसे कि अभी जिस तरीके से कोरोना की लहर चल रही है, और ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में 3rd वेव पीक पर होगी फरवरी में, आपको लगता है कि देखिए कोरोना पे आप लोग बहस नहीं करोगे, कोरोना में तकलीफ और परेशानी सबने देखी। नहीं, क्या वोटिंग परसेंटेज कम होगा आपको लगता है? जो कोरोना में हालात लखनऊ में थे या उत्तर प्रदेश में थे, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरीके से लोगों की जान गई, ये दवाई नहीं दे पाए, ये इलाज नहीं करा पाए, लोगों की लकड़ी नहीं पुजा पाए, और जहां तक सवाल ये है कि इन्हें मदद करनी चाहिए सरकार को, उस समय अनाज छोड़ दिया लोगों को। क्या लोग रिमेंबर करेंगे सर उस? बिल्कुल याद करेंगे और उसको देख करके भी मतदान करेंगे। नहीं, लेकिन अखिलेश जी एक चीज है जो फैक्ट सबके सामने आते हैं, वो ये है कि
लोग जिस तरीके से बाहर आते हैं या जिस तरीके से गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट क्या है। आप बोल सकते हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं उस पर कार्रवाई होगी क्या? सबने तस्वीरें देखी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार कर रहे हैं, सब बिना मास्क लगा के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी कोई काम कर देगी तो उसको नोटिस दे देंगे। पूरे देश ने देखा गाजियाबाद, पूरे देश ने देखा कैराना, क्या प्रचार चल रहा है वहां पर। नहीं, मेरा क्या सवाल, नोटिस मिले किसी को? ये आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या लोगों की मेमोरी में वो जो कुछ भी कोरोना काल में वो याद रहेगा? मुझे उम्मीद है कि लोग याद रखेंगे और जिस तरीके से कोरोना में सफर किए लोग, जिस तरीके से परेशानी उठाई है उसको याद रखेंगे। और गंगा में जिस तरीके से बही हैं लाशें, और न केवल गंगा में बल्कि यहां अस्पताल में कोई बिस्तर नहीं दिला पाया, दवाई नहीं दे पाए यहां पर। अगर बात की जाए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की, आपने बहुत सारी चीजें शुरू की, लेकिन अल्टीमेटली अब क्या देख रहे हैं कि उसकी इंपैक्टफुलनेस कम हो गई। आपको लगता है कि डेलिबरेटली आपकी पॉलिसीज को नीचे किया गया? देखिए, वो बहस लंबी है कि क्या बर्बाद कर दिया इन्होंने। अभी एम्बुलेंस नहीं बढ़ाए हैं और ना ही इलाज दे पाए, एम्बुलेंस का सत्यानाश किया सरकार ने। अखिलेश जी, एक सवाल और आपसे ले लूं इन सब चीजों से हट करके। वो सवाल है आपके, आधा घंटा हो गया आपका, मैं जाना चाहता हूँ। वो सवाल है आपके सहयोगियों नहीं, पर। मैं अब खत्म करना चाहता हूँ। आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठूंगा। एक मिनट, नहीं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकते आपके साथ। एक सवाल आपके सहयोगियों पर, अखिलेश जी, आपके सहयोगियों पर। आपने जो सहयोगी कह रहे हैं 10 दलों का आपने एक बनाया है, एक वो जो आपने बनाया हुआ है, ये आपको कितना फॉर्मिडेबल लग रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है जो अभी तक नहीं था। एक बीजेपी का जवाब बीजेपी की स्ट्रेटजी से दे दिया आपने, सारे छोटे दल अपने साथ में ले लिए हैं। अब वो छोटे दल आपने ले लिए हैं तो जो एक कोर वोट बैंक है वो आपकी ओर आ जाएगा। ये इस तरह की एनालिसिस हो रही है, तो इसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस है आपकी? देखिए, समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि छोटे दलों को साथ लाएं और हमें उम्मीद है कि उनसे समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी को। अखिलेश एक सवाल आपसे हमारे सीओ साहब पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, अखिलेश जी, एक बहुत आम सवाल है, मुझे लगता है सारे वोटर्स के दिमाग में यही सवाल आएगी। आप तो दोबारा मुख्यमंत्री बनोगे अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हो। अगर इस बार आप चुनाव जीत जाते हो तो 3 चीजों में आप थोड़ा सा टिप्पणी कर देते। एक, क्या क्या अच्छा काम उस जमाने में आपने किया था वो कंटिन्यू करना चाहते हो इस बार आके? दूसरा, क्या क्या अच्छा काम आप करने चाहते थे और कर नहीं पाया, आप दोबारा आके करोगे? और क्या गलतियां तब किया था आप आके नहीं करोगे? समाजवादी पार्टी जो जनता को वादा करेगी वो पूरा करके दिखाएगी। जो समाजवादी पार्टी जनता को वादा करेगी वो पूरा करेगी। अखिलेश जी, सीटों का सारा मामला क्लियर हो गया या अभी भी कुछ सहयोगियों के बीच में? हमारी सहयोगियों के बीच में लगभग तय हो गई सीटें, लगभग हम लोग तय कर चुके हैं। एक आध सीट में इधर उधर बात होगी, मैं तय कर लूंगा। बाबा मुख्यमंत्री आप शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं और आप उनके लिए कहते हैं कुछ, वो आपके लिए कुछ कहते हैं। ये बाबा मुख्यमंत्री को जो आपने क्वाइन किया हुआ है, आपको लगता है क्या कि योगी आदित्यनाथ को सीधा हिट करना या आपकी पॉलिटिकल पिच के अनुकूल जा रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री उन्हें हटाना चाहती है। वन लाइनर जवाब है आपका ये। आपका टाइम खत्म हो गया इसलिए मैं जाना चाहता हूं। नहीं, अब नहीं बैठूंगा मैं आपके चैनल पर। ये आखिरी इंटरव्यू आपके चैनल का, इसका नहीं बैठूंगा मैं। नहीं, मैं चाहूंगा मैं आपके इस चैनल पे आखिरी बार बैठ रहा हूं, इसका नहीं बैठूंगा। आप चूंकि जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, क्योंकि आप 22 लोग हैं, आप 22। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आप सवाल आप 22 हैं, आप सवाल इंटरटेन करते हैं तो हम सवाल पूछते हैं आपको। आप कोई उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जो अपराधी हैं उनका नाम नहीं ले रहे हैं आप। जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं आप। सर, वो सवाल उनसे भी आप उत्तर प्रदेश के जो बर्बाद हो रहा है उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं। वो सवाल उनसे अखिलेश जी हम पूछ रहे हैं और लगातार पूछ रहे हैं। ये आखिरी समय, बस आप खत्म करिए। आधे घंटे का टाइम मांगा था, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। निशान, आधे घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आधा घंटा हो चुका है, मैं जा रहा हूं आपके कार्यक्रम से, क्योंकि आधे घंटे का आपने टाइम मांगा, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं मैं। आप नाराज दिख रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हूं मैं। आप लोग 22 हैं। नहीं, देखिए, आप लोग 22 हैं। आपकी जो बात है, आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम क्यों नहीं लेते हो आप? वो सवाल मैं भारतीय जनता नहीं, मैं तब तक जवाब नहीं दूंगा जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री पे कितने अपराध थे, कितने मुकदमे थे? डिप्टी सीएम की भाषा क्या है? किस तरीके से अपराधी हैं उनकी पार्टी में? आप बताइए। संरक्षण कौन दे रहा है? आप बताइए उनको। बिना उसके मैं बात नहीं करूंगा। ठीक है, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम नहीं लेंगे मैं आपसे बात नहीं कर सकता।
मुख्यमंत्री अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के नाम लेंगे तो मैं बात करूंगा आपसे। नहीं, पर अखिलेश जी, मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पर जो मुकदमे थे, मुझे ये बताइए उससे कौन इनकार कर रहा है? मुझे ये बताइए उससे कौन इनकार कर रहा है? हम नहीं इनकार कर रहे हैं, हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे हैं। मैं बहस की बात करना चाहता हूँ आपसे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय डिप्टी अध्यक्ष सीएम क्यों दौड़ाए गए, ये बताइए मुझे। अखिलेश जी, देखिए आपने जो पॉइंट रखा है, अब आप मेरे सवाल को पहले ही स्पिल ओवर करना चाहते हैं, तो ये मेरा सवाल है। देखिए एक मिनट, बीजेपी से मेरा सवाल है और मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि चाहे वो रामपाल वर्मा हो या सत्यपाल सिंह राठौर हो, इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं और आपने इनको टिकट क्यों दिया? नहीं, देखिए जो ये सवाल है, आप नहीं तय कर सकते, आप नहीं तय, कोर्ट तय करेगा कि क्रिमिनल है कि नहीं है, कोर्ट तय करेगा क्रिमिनल है कि नहीं है। आप ये बताइए, क्या अधिकारियों ने झूठा फंसाया कि नहीं बताया? आज तक आईपीएस नहीं पकड़ा गया, आप सवाल क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे? एक ब्राह्मण परिवार की हत्या की उस अधिकारी ने, फरार है आईपीएस। किसकी वजह से फरार है आईपीएस? क्या आप बता सकते हो? आप कितने दिन से फरार है वो आईपीएस? एक आईपीएस ने दूसरे आईपीएस पे आरोप लगाया पैसे को लेकर के, नहीं लगाया पैसे को लेकर के आरोप, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? एक डीएम जो मुझसे रगड़ रहा था, कह रहा था मुझे उत्तर प्रदेश ले आओ, मैं आपकी सेवा में जो कहोगे वो करूंगा मैं। बताओ उसने मुकदमा लगाया कि नहीं लगाया? वो अधिकारी के बारे में नहीं बात करोगे आप खुलासा कर दीजिए उसके नाम का। खुलासा करते? रामपुर का डीएम था, आज कमिश्नर है वहां पर मुरादाबाद में, आपको नहीं पता क्या? नहीं, आप चूंकि सवालों के जवाब दे रहे हैं अखिलेश जी। मेरा आपसे खत्म हो गया इस समय, आप 22 हैं, आप बीजेपी जो घटना करी उसके बारे में क्यों नहीं बताते हो आप? बिल्कुल पूछेंगे। आप बताइए, यहाँ पर जो नौजवान है 69,000 उन पर मुकदमे लगे, उनके बारे में क्यों नहीं बता रहे हो आप? देखिए आप इलाहाबाद में जो लड़के पिट रहे हैं, बट से मारे जा रहे हैं, अपराधी चैनल पे चल रहा है। अखिलेश जी, आप जो बोल रहे हैं, वो सारी बातें ऑन एयर हैं, और न केवल यहाँ पर। अखिलेश जी, बताओ बिहार में और सब जगह ट्रेनें जला दी गई। अखिलेश जी, अखिलेश जी, आप जो सवाल रख रहे हैं, ये सारे सवाल पूछेंगे अखिलेश जी, लेकिन आप हमारे साथ हैं इसलिए ये सवाल आपसे भी पूछने हैं। ये ऐसा ना समझिए कि एक साइड से ही कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस चीज की एश्योरेंस शायद आप दिन भर अगर कॉन्क्लेव देखेंगे, आपकी टीम जो मॉनिटर करती है, आपको पता लग जाएगा। मैं कॉन्क्लेव नहीं देखूंगा आपका। आप इतना नाराज मत होइए। इतना हो गया, जितना देखना तो कॉन्क्लेव हो गया। आपने आधे घंटे के लिए बुलाया, इसलिए मुझे आधे घंटा हो गया, मुझे जाने। अच्छा, गोरखपुर के बारे में एक बार बता दीजिए जाने से पहले। आधे घंटे ज्यादा नहीं बैठना चाहता हूं, क्योंकि मैं हटूंगा तो वो लाइव दिखाओगे मैं हट के चला गया। आपने आधे घंटे के लिए बुलाया, आधे घंटे का साइन खत्म हो गया। आपसे गोरखपुर पर आखिरी सवाल ले रहा हूं कि गोरखपुर जाएंगे क्या आप? वहां पर गोरखपुर, जो कि आप कह रहे हैं कि उनको अयोध्या से हटा करके गोरखपुर उनको भेज दिया गया है। अब जरा गोरखपुर पर जब आप बात करते हैं तो आप मुस्कुरा के बात करते हैं, जो अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है आपको। तो गोरखपुर आप जाएंगे क्या? क्यों नहीं जाएंगे गोरखपुर? आप जाएंगे गोरखपुर? लोकसभा जीते हुए हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हाँ, प्रचार करने जाएंगे आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? जाऊंगा प्रचार करने। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि आप सीधी टक्कर दें, जैसा दिल्ली में हुआ था एक जमाने में अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बीच में हुआ था? क्या राजनीति, क्या बहस कर रहे हो आप? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। गोरखपुर की जनता सबक सिखाएगी। क्यों आप चाहते कि हम बहस वहां पर लड़े जाकर के चुनाव? ये कोई चुनाव है? हम अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपना अलग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक सवाल अभी सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा खफा हैं, लेकिन नहीं खफा नहीं है, आपकी बातचीत से खफा हूं मैं। नहीं, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव पे नहीं, कि 22 होकर के सवाल पूछ रहे हो। मैं अभी भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के माफियाओं के नाम क्यों नहीं लेते हो आप केवल 2-3 नाम ले रहे हो आप। नहीं, जब आपने नाम, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हत्या करा रही लोगों की, वो नाम नहीं लोगे आप। आपने जब नाम लिए कि कौन जो नफरत फैला रही है उसके नाम नहीं लोगे आप। वो हमने बताया, आप जो नफरत फैला रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके बारे में नहीं बोलोगे अखिलेश जी। वो हम नाम ले भी रहे हैं और वो टीवी पे चल भी रहा है, लेकिन आप समाजवादी पार्टी की मुखिया हैं, यहाँ तो सवाल आपसे जुड़ा हुआ बारे में नहीं बोलोगे आप। यहाँ तो सवाल आपसे जुड़ा हुआ होगा अखिलेश जी, इसमें तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस है ही नहीं। आप समाजवादी पार्टी के हैं, अभी आप रुकिएगा, बीजेपी के हैं, उनसे भी सवाल होगा और ऐसे ही सवाल उनसे भी होगा, और पहले भी पूछा है उनसे सवाल, ये कोई नई बात नहीं हो रही है। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है तुम्हें? मुझे आपसे आखिर में यही पूछना है अखिलेश जी कि, और शुक्रिया कि आपकी डेमोक्रेसी की आप समय बढ़ाते जा रहे हैं, आधे घंटे के बाद भी इसके लिए शुक्रिया मेरी ओर से। मुझे आपसे अब पूछना यह है कि ये जो सारा मैटर हो चुका है, जरा इससे आगे निकल जाते हैं। एक और प्लेयर कांग्रेस है। अब कांग्रेस के बारे में क्या आप उत्तर प्रदेश का विकास के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते? आप भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो नहीं जारी किया उस पर 1 मिनट चर्चा नहीं करना चाहते आप? क्या ये बताइए, 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गया पैसा? किस किसान की आय दोगुनी हो गई? आप किसान पे बहस करिए। चलिए मैं बैठा हूँ, आप बताइए। चलिए, आप किसान आप बताइए, बहुत बढ़िया, आप बताइए जी, किस किसान को खाद मिली है बताओ आप? किस किसान को खाद मिली बताइए आप?
हूं नहीं करिए, जवाब दीजिए ना। तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। कर रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ से पूछिए ना। मैं पूछ रहा हूं अखिलेश कि जी, यूपी में आई एम नॉट फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए, लेकिन आप मुझसे हामी को भरना चाहते हैं कि मैं हामी भरूं। आप किसान को किसको खाद मिली ये बताइए आप। तो ये मुद्दा है आपके लिए? किस किसान की आय दोगुनी होगी ये बताइए। ये मुद्दा है आपके लिए? अभी तक जो किसानों के गन्ने का भुगतान होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये भी मुद्दा है आपके लिए? नौजवानों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? ठीक है। रोजगार के जो वादे किए थे वो हैं कि नहीं? ठीक है, ये भी मुद्दा है आपके लिए? जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई और इन्वेस्टमेंट में जो वादे किए गए 5 लाख करोड़ का, वो बताइए कारखाना कहाँ लगा है? ठीक है। आप बताइए लखनऊ में कोई नया कारखाना लग गया हो, नया कोई रायबरेली में कारखाना लग गया हो, आपका इलाहाबाद में नया कारखाना लग गया हो, आपका प्रतापगढ़ में नया कारखाना लग गया हो, आपके जौनपुर में नया कारखाना लग गया हो, आजमगढ़ में कोई लग गया हो, आपके बनारस में कोई कारखाना लग गया हो, चंदौली में नया लग गया हो, सोनभद्र में लग गया हो, मिर्जापुर में लग गया हो, आप बताइए कुशीनगर में कोई नया कारखाना लग गया हो, बहराइच में नया कारखाना लग गया हो, सिद्धार्थनगर में कोई कारखाना लग गया हो, बस्ती में कोई कारखाना लग गया हो, संत कबीर नगर में लग गया हो, फैजाबाद अयोध्या में कोई कारखाना लग गया हो, बाराबंकी में कोई कारखाना लग गया हो, इटावा में कोई कारखाना लगा दिया हो, मैनपुरी में कोई कारखाना लगा दिया हो। भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 5 लाख करोड़ के लगभग एमओयू साइन हुए हैं कि किस जिले में उन्होंने कारखाना लगाया है। नहीं तो आप तो ये सवाल लगातार बीजेपी से पूछ ही रहे हैं जो आप यहाँ बात कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप ये सारे सवाल उठाते हैं, आपने जिलों के नाम गिना डाले, आपकी स्मरण शक्ति बड़ी जोरदार है, एक के बाद एक जिले आपने गिना डाले। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो चीजें आप पूछ रहे हैं ये कितना कन्वे हो पा रही है, ये पब्लिक में कितना जा रही है? और ये बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जब ये सब बातें करते हैं तो बीजेपी शुरू कर देती है कैराना का मुद्दा, तो आप कितना कन्वे कर पा रहे हैं ये तो आप पब्लिक को बताइए ना। ये बीजेपी नहीं शुरू कर रही है, आप लोग शुरू कर रहे हैं। मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ? ये बीजेपी नहीं शुरू कैराना, क्योंकि बीजेपी के पैरोल पे बहुत सारे चैनल हैं। बीजेपी अगर पैकेज नहीं देगी तो नहीं होगा। मुझे याद है जिस समय चुनाव की तारीखें नहीं आई थी, कोई चैनल बता दो जिस पर बीजेपी के ऐड ना चल रहे हो। चुनाव की आचार संहिता लग गई, बताओ ऐड कहां चले गए? वो सरकारी पैसे से ऐड चल रहे थे। क्या आप सरकारी ऐड नहीं चल रहा था? हर बजट में किसी में 500 करोड़, किसी में 600 करोड़, किसी में 150 करोड़। सप्लीमेंट्री बजट में सबसे ज्यादा बजट दिया गया कि आपको प्रचार के लिए इतना खर्च करना है। क्या बजट मिला? क्या बजट के तहत नहीं काम हो रहा? अगर बजट सरकार देगी तो उसी का गुणगान गाएंगे आप। नहीं, वो ये कहते हैं कि आपकी सरकार थी, आप भी ऐसे ऐड देते थे। मैं तो कहता हूं ना, मैं पास ऑन कर रहा हूं आप पर। मैं तो कहता हूं ना कि डेमोक्रेसी यही है अखिलेश जी, आप बोलिए। ये डेमोक्रेसी नहीं है। वो कहते हैं कि आप डेमोक्रेसी की नई परिभाषा मत गढ़िए, नई परिभाषा मत बनाइए। आपको जो पैकेज दिया जाएगा उस हिसाब से आप चलाएंगे। आप एक चीज बताइए अखिलेश जी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। मीडिया से आपकी भी जिम्मेदारी है। मीडिया से एक चीज समझना चाहता हूं, जिम्मेदारी आपकी भी है कुछ। अखिलेश जी एक चीज हमें बताइए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखा, क्या उस संकल्प पत्र पे जमीन पर उतरा है कुछ? तो आ रहे हैं बीजेपी के नेता, ये सवाल उनसे रहेगा। ये तो बड़ा नेचुरल है, बिल्कुल पूछेंगे। संकल्प लेके रखिएगा। एक सवाल गौरव आपसे लेना चाहते हैं। नमस्कार अखिलेश जी, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है, मैं टीवी 9 में एंकर हूं। आपने कहा किसानों से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछिए। आवारा मवेशियों की समस्या है उत्तर प्रदेश में और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। किसान भी उससे परेशान है और गांव और शहर में भी वो समस्या दिखती है। तो अखिलेश यादव की अगर सरकार आती है, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो इससे कैसे निपटेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने और मैंने पहले ही तय किया है कि सांड से जान जाने वाले लोगों को 5 लाख रुपए की मदद करेंगे। तो इधर सांड से बहुत लोगों की जान गई है। ये हो सकता है सवाल बहुत लोगों के लिए कुछ भी मायने न रखता हो, लेकिन जिस तरीके से गाय भूखी हैं, आप किसी गौशाला में चले जाइए, इस सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं कि गौशाला बनाई जाए, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की गौशाला में गाय सब भूखी हैं और भूख से जान जा रही है। और गौशाला के आसपास अगर आप खुदाई करवा लोगे तो बड़ी संख्या में गायों को वहीं दफना दिया गया, जिंदा दफना दिया गया। कई जिलों से खबरें ये आई थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो गौशाला की देखभाल करते हैं, गायों को जिंदा दफना दिया।
सबसे ज्यादा भूखी गायों से जान अगर कहीं जा रही है तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी को पाप मिलने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी को। और समाजवादी सरकार बनेगी तो कोशिश करेंगे कि किस वजह से इनकी योजना नाकाम हुई है। अगर बजट ज्यादा भी करना पड़ेगा तो उस दिशा में विचार करेंगे। एक सवाल सामने से संत जी पूछना चाहेंगे, हमारे मैनेजिंग एडिटर संत जी। अखिलेश जी, आपने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, इसका कैलकुलेशन किया होगा आपने, कैसे देंगे, क्या उसका खाका है, कुछ जरा बताइए। समाजवादी पार्टी ने तभी तय किया है और इसलिए तय किया है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी ने बिजली को महंगा किया है। उत्तर प्रदेश के वो कारखाने जो समाजवादी सरकार में बनने लगे थे, अगर वो लग गए होते तो आज उत्तर प्रदेश में ज्यादा बिजली होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार के समय पर जगह जगह पावर प्लांट लग रहे थे और जो पुराने पावर प्लांट लगे हुए हैं जहां से बिजली मिलती है वो बहुत सस्ती बिजली मिलती है। जिस समय नेताजी की सरकार थी, नेताजी की सरकार में श्रीनगर में जो उत्तराखंड में आज है उसमें सबसे सस्ती पीपीए साइन हुआ है। वो मुझे लगता है 2 रुपए से नीचे बिजली मिल रही होगी वो। और जो पुराने हमारे बिजली के कारखाने हैं जहां से बिजली आ रही है वो बहुत सस्ते हैं। एनटीपीसी की जो बिजली है वो भी सस्ती है। अगर हम सरकार में आते हैं तो जिस तरीके से एक्सपर्ट्स और जिस तरीके से हम लोगों ने जानकारी हासिल की है 300 यूनिट फ्री देने में हम लोग सफल होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, मुझे याद है कि कलाम साहब ने ये कहा था कि कुछ गांव में सोलर प्लांट से बिजली फ्री कर दीजिए, माइक्रो ग्रिड से पूरा का पूरे गांव को आप बिजली दे दीजिए। उस समय मैंने कन्नौज में और उत्तर प्रदेश में कई जिलों में कुछ गांव शामिल किए थे। आज भी उन गांव में फ्री बिजली मिलती है, एक भी पैसा पूरे गांव वालों को नहीं देना पड़ता है। तो आज संभव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदली है, चीजें बदली हैं, तो आज संभव है कि सोलर एनर्जी से भी कुछ गांवों को 100% बिजली दी जा सकती है, उन्हें कोई बिल नहीं लगेगा। जो समाजवादी सरकार में लोहिया आवास मिलते थे, आप उत्तर प्रदेश में जानकारी कर लीजिए, हर लोहिया आवास में सोलर पैनल था, डबल एलईडी बल्ब फ्री थे, पंखा फ्री था, उन्हें कोई बिल नहीं देना पड़ता था। एक सवाल हेमंत सर पूछेंगे आपसे। अखिलेश जी, जिन्हें आप बाबा मुख्यमंत्री कहते हैं, उन बाबा मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि वो ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, आपके समय कानून व्यवस्था बहुत खराब थी और अब उन्होंने बहुत अच्छी बना दी है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और बाकी चीजें हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? जो आंकड़े कहते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कई क्षेत्रों में बहुत खराब है। जब दूसरे प्रदेशों से तुलना होती है, जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है, जिसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा देने में नाकाम है, सबसे ज्यादा अपराध और घटनाएं अगर कहीं घट रही हैं तो बेटियों और महिलाओं के साथ हो रही हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। इसी तरीके से कस्टोडी डेथ में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जानें अगर कहीं गई हैं तो कस्टोडी डेथ में, फेक इनकाउंटर्स में नंबर 1 है। इस सरकार ने किसी को भी मार दिया तो सरकार को सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से भी नोटिस मिले हैं। और अगर हम आंकड़े देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, तो उत्तर प्रदेश बहुत खराब हुआ है, पहले से ज्यादा ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। एक सवाल आपसे शुभांकर पूछेंगे। सर, 24 नवंबर को एक तस्वीर आई थी जिसमें कोट किया गया कि उत्तर प्रदेश को तानाशाही से मुक्त करना है। संजय सिंह के साथ आपकी तस्वीर थी, वो भी 300 यूनिट बिजली की बात करते हैं, आप भी बात करते हैं। 300 यूनिट रह गया, लेकिन शायद वो गायब हो गए। उनसे कई बार पूछने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला। वो भी पढ़ाई की बात करते हैं। तो क्या बेहतर नहीं था कि अगर इस तरह के सोच के लोग साथ आते तो शायद और बेहतर तरीके से लड़ाई हो सकती थी, क्योंकि आप भी वही बातें कर रहे हैं। न कोशिश की थी कि कई दल हमारे साथ आ जाएं, कोशिश हुई कि आप पार्टी भी आ जाए, लेकिन कुछ सीटों को लेकर के बात नहीं बनी, इसलिए हमारे साथ नहीं है। आप जब अलायंस की बात करते हैं अखिलेश जी, तो एक बड़ा नेचुरल सा सवाल ये आता है कि पोस्ट पोल आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अगर कुछ सीटों में ऊपर नीचे हुआ तो क्या आपके सामने कांग्रेस एक ऑप्शन होगा? क्योंकि प्रियंका जी अक्सर ये बोलती हैं कि हमारे नेचुरल तौर पर हम उनसे अलाइन कर सकते हैं, कई बार वो बोल चुके हैं ये। मुझे उम्मीद नहीं है कि कहीं हम लोगों को गठबंधन के अलावा भी किसी का सहयोग मांगना पड़ेगा। गठबंधन और समाजवादी पार्टी इतने सीटें जीतने जा रही है और जनता ने मन बना लिया है कि इन तमाम दलों को बाहर करने की। नहीं, लेकिन क्या अगर हाइपोथेटिकली मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपके लिए नेचुरल अलाई कौन है? उस पर समाजवादी पार्टी ने विचार ही नहीं किया है, उस दिशा में समाजवादी पार्टी सोच ही नहीं रही है। हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण आपने ऐलान किया था पेंशन योजना को लेकर के।
जो अभी हालात हैं उत्तर प्रदेश के आर्थिक हालात, उसको लेकर के कैसे इसको आप कर पाएंगे पूरा? ये सवाल कई बार आते थे सामने कि उत्तर प्रदेश बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि उत्तर प्रदेश का बजट उतना नहीं है जो खर्च किया जा सके। जिस समय मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना रहा था उस समय कई मॉडल सामने आए और कई अधिकारियों ने सुझाव दिया और कई अधिकारी चाहते थे कि ये किसी और मॉडल पे काम हो, बजट का पैसा ना खर्च हो। लेकिन मुझे याद है कि एक अधिकारी थे जो हमारे ऑफिस में थे, उन्होंने कहा कि अगर आप इस एक्सप्रेसवे को बनाना चाहते हो तो इस मॉडल को आप अपनाइए, आप एक्सप्रेसवे बना सकेंगे। तो मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ईपीसी मॉडल पर 15,000 करोड़ के लगभग के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाने का काम हुआ था। और फिर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये भी लगभग 25,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर दो प्रोजेक्ट बड़े बड़े इतने किए जा सकते हैं, बजट में गुंजाइश है, तो अगर हमें पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए कॉर्पस फंड क्रिएट करना पड़ेगा और बजट से देना पड़ेगा, तो एक लॉन्ग टर्म इसमें तरीका अपनाएंगे जिससे कॉर्पस फंड इतना हो जाए कि भविष्य में जब हमें ये पेंशन देनी पड़े तो उस समय जो सरकार होगी उस पर कोई भार ना पड़े। अखिलेश, एक सवाल मेरी तरफ से। 2017 में भी आपने बहुत काम किया और फिर मैदान में गए और अब एक बार फिर मैदान में है। अखिलेश यादव के बारे में भी ऐसा आमतौर पर चर्चा हो रही है कि आपके अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बदलाव आया है। इस ट्रांसफॉर्मेशन और इस बदलाव के पीछे क्या बड़ी वजह है और आप कैसे देखते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को? देख, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मैं काम करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा में ले जाना चाहता हूं। जो भी काम समाजवादी सरकार में हुआ वो एक एग्जाम्पलरी काम था, एक यूनिक काम था। एक उदाहरण दे सकते हैं कि अगर सड़क बनानी है तो ऐसी है, मेट्रो बनाना है तो ऐसा है, सीएम ऑफिस बनानी तो ऐसी बने, कैंसर इंस्टीट्यूट बने तो ऐसी हो। मेरी कोशिश होगी और ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए दिखाई देता होगा लोगों को कि समाजवादी पार्टी फोकस्ड है कि विकास पे काम करना चाहती है। विकास हमारे मुद्दे हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए समय निकाला। नहीं, बहुत बहुत और ये आपको एश्योर करना चाहेंगे कि अगर बीजेपी के नेता आएंगे तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जरूर नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो, पूरा देश चैनल देखता है, वो खुद जानता है कि कौन चैनल कैसा है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियों के साथ स्वागत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।